हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन के रिवीजन में लास्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं। उसका नाम है वाइब्रेशन। ठीक है, यानी कि कंपन, हिंदी में बोलते हैं कंपन। तो क्या है कि एक बॉडी यदि अपनी मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि माध्य साम्य स्थिति के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उस बॉडी को वाइब्रेट करता हुआ यानी कंपन करता हुआ या फिर ऑसिलेट करता हुआ कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि एक पेंडुलम गुरुत्व बल के अधीन एक्शन ऑफ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फोर्स यानी गुरुत्व बल के अधीन क्या होता है, मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता है, ऑसिलेट करता है। होता है ना कि आपका जो है ऐसे जो है पेंडुलम होता है तो पेंडुलम मीन पोजीशन उसका एकदम बीचों बीच होता है। जैसे आप उसको डिस्प्लेस करते हैं तो मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन या वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, सामान्यतः वाइब्रेशन इलास्टिक फोर्सेज के कारण होता है यानी प्रत्यास्थ बलों के कारण होता है। ठीक है, प्रत्यास्थ बलों के कारण होता है। जब बॉडी को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी साम्यावस्था से डिस्प्लेस किया जाता है, विस्थापित किया जाता है, तो इलास्टिक फोर्सेज के कारण विस्थापित करने में किया गया कार्य बॉडी में स्ट्रेन के रूप में, स्ट्रेन एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है ना। जब उसको आप एक उसके मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो इलास्टिक फोर्सेज के कारण उसमें क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी के रूप में, ठीक है ना, स्टोर हो जाएगा वो जो आप वर्क करेंगे। ठीक है, आप क्योंकि आप उसका डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं बाहर से, तो वो काम जो होता है वो उसमें स्टोर हो जाता है एज ए स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, अब यदि बॉडी को रिलीज किया जाता है तो इलास्टिक फोर्सेज, इनर्शिया फोर्सेज भी जिनको कहेंगे हम, के कारण बॉडी क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर गति करता है ना, क्योंकि उसके पास एनर्जी भी है, अब उतना सफिशियंट एनर्जी भी है और उसके पास फोर्सेज भी लग रहे हैं, इनर्शिया फोर्सेज है, जिसके कारण वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन में, मीन पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, माना मोशन फ्रिक्शनलेस है यानी घर्षण रहित है, ठीक है, घर्षणहीन है, तब बॉडी में क्या होगा, बॉडी में स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। बॉडी जब इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है तो उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है और यह काइनेटिक एनर्जी पुनः बॉडी को मीन पोजीशन के दूसरी ओर ले जाता है। ठीक है, और बॉडी में स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाता है, पुनः स्ट्रेन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलता है और यह क्रिया चलती रहती है। यानी कि अगर आपका फ्रिक्शन लेस है यानी हवा का रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, उसको मतलब मान लीजिए कि खत्म है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है हवा का रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, ये मोशन हमेशा लगातार चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपको बताते हैं आप फिगर से। देखिए, यहाँ पर आपके सामने फिगर है, ये आपका सिंपल पेंडुलम का, तो ये इसका मीन पोजीशन है। इससे जब आप डिस्प्लेस करेंगे, इसमें फोर्स क्या लग रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। ठीक है, जब इसको आप यहाँ से यहाँ इसके मीन पोजीशन से यहाँ डिस्प्लेस करेंगे तो इसके पास क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसको रिलीज करेंगे तो इलास्टिक फोर्सेज या इनर्शिया फोर्सेज के कारण ये इधर की ओर मूव करने का प्रयास करेगा, तो ये मूव करेगा ऐसे, तो यहाँ पे आएगा तो उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेन एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में रिलीज होता है, क्योंकि इसके पास अब वेलासिटी आ गया, वेलासिटी आ गया तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पर रहेगा, ठीक है, वो मैक्सिमम होता है। अब ये क्या करता है, क्योंकि इसके पास एनर्जी अब भी है तो ये ओवर शूट कर जाता है, मीन पोजीशन से आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है, फिर कहीं पे जाके रुकता है, तो इसके पास फिर से क्या हो जाएगी, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाएगी। फिर यहाँ से जब इसके पास मतलब आगे जाने के लिए अब एनर्जी नहीं रहेगी तो फिर इलास्टिक फोर्सेज के कारण फिर से पुनः वापस आएगा। ठीक है, फिर वापस आएगा तो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। इस तरह से हमेशा चलता रहेगा। अगर इसका एनर्जी हानि न हो रहा, ऊर्जा हानि न हो रहा हो फ्रिक्शन के कारण, तो ये क्रिया हमेशा चलती रहेगी। लेकिन क्योंकि फ्रिक्शन होता है, हवा का रेजिस्टेंस होता है, उसके कारण इसकी ऊर्जा में हानि होता है और धीरे 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 क्या हो जाता है, आके रुक जाता है। ठीक है, तो अगर जो है बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो ऊर्जा हानि के लिए उत्तरदायी है, तो ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये लगातार चलता रहेगा। अब कुछ डेफिनेशन है, कुछ परिभाषाएं हैं ऑसिलेटरी मोशन या फिर आप वाइब्रेशनल मोशन से रिलेटेड। पहला है पीरियोडिक मोशन, तो ऐसा गति जो निश्चित
समय के पश्चात बार बार दोहराई जाए, रिपीट की जाती है, आवर्त गति यानी पीरियाडिक मोशन कहलाता है। जैसे मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन और ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, ये जो हो गया क्या हो गए, पीरियडिक मोशन के एग्जाम्पल हो गए। आवर्तकाल टाइम पीरियड क्या हो गया, तो टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल जो होता है, या पीरियड भी सिंपली बोलते हैं, मोशन को स्वयं को रिपीट करने में लिया गया समय पीरियड कहलाता है। इसे सेकेंड्स में मापा जाता है। यानी कि मोशन को स्वयं को रिपीट करने में लिया गया समय, यानी कि कंप्लीट एक साइकिल में कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और फिर वापस यहाँ पे आ जा रहा है, तो ये पूरा एक साइकिल कहलाएगा। मतलब फिर अब रिपीट करेगा ना यहाँ से अपने आप को, मोशन को। तो इतने मतलब इतने मोशन में जो समय लगा उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, उसके बाद है साइकिल यानी चक्र। एक टाइम पीरियड के दौरान पूरी हुई गति को साइकिल कहते हैं। ठीक है, यानी एक चक्र के दौरान जो इसी को हम क्या बोलते हैं, पूरा साइकिल बोलते हैं। एम्पलीट्यूड यानी आयाम, मीन पोजीशन से किसी और अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। मतलब यहाँ से मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से अधिकतम विस्थापन अगर ये है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयाम बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग आगे डेफिनेशन। अगला डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकेंड में पूरे किए गए चक्करों या चक्रों यानी साइकिल ऑफ मोशन की संख्या को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, इसे पर सेकेंड या हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। ठीक है, यानी कि एक सेकेंड में कितने चक्कर लगा सकता है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, 1/t हो गया। ठीक है, F इज इक्वल टू 1/t, यहाँ पे F आपका फ्रीक्वेंसी और T क्या है, टाइम पीरियड है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे रेजोनेंस। तो रेजोनेंस जब एक्सटर्नल एम्पलीट्यूड अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी, जैसे एक्चुअली में क्या होता है, आप अगर मतलब वाइब्रेशनल मोशन कराने के लिए ये भी होता है कि आप जो है बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे एक रस्सी को पकड़ लीजिए और रस्सी को एक रस्सी ले लीजिए और उसको एक दीवार से बांध दीजिए, खूंटे में या फिर किसी भी चीज में बांध दीजिए। ठीक है, और दूसरा छोर आप पकड़ लीजिए और उसको क्या करिए, लगातार ऐसे क्या करिए, उसको ऐसे जो है ऐसे मोशन दीजिए। तो आप क्या लगा रहे हैं, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है ना, उसके कारण वो जो रोप है वो उसके पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन ये आता है, एक जो होता है, एक बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, हर बॉडी का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, कैलकुलेट कर सकते हैं वो आप। ठीक है, तो उसका एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और जो आपने फोर्स, आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो भी पीरियोडिक फोर्स है ना, ऐसे आप फोर्स लगा रहे हैं तो कैसा फोर्स है, पीरियोडिक है, साइक्लिक फोर्स है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी जब वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बॉडी के बराबर हो जाती है तो उस कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं। तो आप देखेंगे जब आप जो है ऐसे करते हैं ना, जब एक समय आता है कि जो है जो कुछ जो रोप होगा कुछ ऐसा मोशन करने लगेगा, यानी अब उनके में मतलब उसमें जो जो एम्पलीट्यूड होगा उसका ऊपर और नीचे का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना, इसी कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं, और ये बहुत खतरनाक कंडीशन होता है, खासकर मैकेनिकल सिस्टम में। ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके उनमें रेजोनेंस क्रिएट होना बहुत खतरनाक होता है। अब पुल्स वगैरह में भी रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है। कभी आपने देखा होगा कि वीडियो में या कहीं पर भी कि पुल वगैरह क्या होते हैं, जब बहुत ज़्यादा उस पर गाड़ियाँ आने जाने लगती है तो उसमें फोर्स वेरी करता है। तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो अप्लाइड फोर्सेज की फ्रीक्वेंसी, और हवा भी है बाहर से, हम बाहर से हवा चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जब एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो पुल क्या होता है, ऐसे जो है ऐसे ही पुल होने लगता है, ऐसे ही पुल होने लगता है। जो कि पुल से वो पुल नहीं बात कर रहे हैं जो आजकल के जो पुल नहीं, जो लकड़ियों के पुल बनाए जाते थे, जो बड़े बड़े जो है बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें रस्से वगैरह यूज करके, तो वो क्या होता है उसमें रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है। तो रेजोनेंस क्या होता है, उसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, ब्रेक कर ही देता है, तो रेजोनेंस ये खतरनाक है। तो यहाँ पे वही लिखा गया कि जब एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी सिस्टम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो सिस्टम रेजोनेंस की अवस्था में कहा जाता है।
रेजोनेंस की अवस्था में वाइब्रेशंस का आयाम यानी एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है और यह डेंजरस होता है, ठीक है, खतरनाक होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के क्लासिफिकेशन देखते हैं, यानी कि कंपनों के वर्गीकरण। कंपनों को निम्न 3 प्रकार, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। कंपनों को निम्न 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, कंपन गति देने वाले बल के आधार पर, यानी बल जो कंपन गति दे रहा है वो बल कैसा है, ठीक है। तो नेचुरल या फोर्स वाइब्रेशन होता है, प्राकृतिक अथवा स्वतंत्र कंपन होता है, ठीक है, इसमें ये है। दूसरा है यानी ये केवल इलास्टिक फोर्सेज के कारण होगा, अभी आगे बताएंगे। दूसरा है डैम्प्ड वाइब्रेशन, अवमंदित कंपन। इसमें क्या होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है, एनर्जी का ह्रास करता है, ठीक है, एनर्जी को क्या करता है, डिसिपेट करता है, खत्म करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे एयर रेजिस्टेंस था, अभी क्या कर रहा था, एनर्जी का ह्रास कर रहा था, एनर्जी को डिसिपेट कर रहा था। फोर्स्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन को बलात् कंपन, अभी जो हम एग्जांपल दिए हैं, जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके करवाते हैं उसको फोर्स्ड वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। बी, कंपनों द्वारा अंग में उपजे प्रतिबलों के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ इंड्यूस्ड स्ट्रेसेज बाय द वाइब्रेशन, यानी वाइब्रेशन के कारण कंपोनेंट में कैसे जो है स्ट्रेस उत्पन्न हो रहे हैं उनके आधार पे होता है। तो इनके आधार पे कौन कौन से हैं देखते हैं हम लोग। पहला जो था फोर्स अप्लीकेशन के आधार पे क्या था, नेचुरल, ठीक है ना, या फ्री वाइब्रेशन था। दूसरा था डैम्प्ड वाइब्रेशन, और तीसरा क्या था आपका, फोर्स्ड वाइब्रेशन, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेस उत्पन्न होने के आधार पे, तो होता है लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, यानी इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस उत्पन्न होगा, ठीक है, कंपोनेंट में लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। अनुदैर्ध्य कंपन हिंदी में, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन दूसरा, हिंदी में अनुप्रस्थ कंपन बोलेंगे। टार्सनल वाइब्रेशन, हिंदी में मरोड़ कंपन बोलेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब सी फिर पार्ट है कि वाइब्रेटिंग सिस्टम के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के आधार पर, यानी कि कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है वाइब्रेटिंग सिस्टम का, ठीक है, यानी उसको कॉन्फ़िगरेशन को, वाइब्रेटिंग सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को फिक्स करने के लिए कितने पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी उस आधार पे। तो इसमें पहला वाइब्रेटिंग सिस्टम विथ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरा है वाइब्रेटिंग सिस्टम विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसमें हो। तीसरा वाइब्रेटिंग सिस्टम विथ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डी क्या है, वाइब्रेटिंग सिस्टम विथ इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं हम लोग, जितने इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि ये सब पूछे जाते हैं कि इनका डेफिनेशन लिखिए, बताइए क्या है, तो पूछ देगा ऐसे। जैसे पिछली बार फोर्स्ड वाइब्रेशन पूछा था, डैम्प्ड वाइब्रेशन पूछा था, तो इसमें जैसे पूछ दिया कि फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन क्या है बताइए, ठीक है। तो फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है, तो इलास्टिक वाइब्रेशन यानी प्रत्यास्थ कंपन जिसमें बॉडी के इनिशियल रिलीज के बाद कोई फ्रिक्शन या एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं करता है, उसे फ्री या नेचुरल वाइब्रेशन कहते हैं। यानी कि एक बार आपने फोर्स शुरू में तो लगा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन मीन पोजीशन से उसको हटाने के लिए कोई फोर्स लगा दिए, फिर आप जो है क्या कर दे रहे हैं, आप फोर्स हटा दे रहे हैं, अब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है और न तो कोई फ्रिक्शन काम कर रहा है, तो उस तरह का जो वाइब्रेशन होगा वो आपका क्या होगा, फ्री या नेचुरल वाइब्रेशन हो गया। जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल वाला, जैसे पेंडुलम वाला, अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें तो पेंडुलम जो मोशन करेगा, एक बार आप फोर्स लगा रहे हैं उसके बाद छोड़ दे रहे हैं, वो जो वाइब्रेशन होगा उसको हम बोलेंगे नेचुरल या फ्री वाइब्रेशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे है डैम्प्ड वाइब्रेशन। जब वाइब्रेटिंग सिस्टम का एनर्जी किसी बाहरी रेजिस्टेंस जैसे कि फ्रिक्शन इत्यादि के कारण डिसिपेट होता है, तो इस प्रकार के वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। डैम्प्ड वाइब्रेशन धीरे धीरे कम होते जाते हैं और अंत में सिस्टम रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। तो आपको बताया ना कि जब एनर्जी डिसिपेट होगा, वही अभी बताया कि जब एनर्जी डिसिपेट होगा, ठीक है, तो जब एनर्जी डिसिपेट होगा, एक सेकेंड, अब आगे हम देखेंगे ना फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है। तो फोर्स्ड वाइब्रेशन देखते हैं। फोर्स्ड वाइब्रेशन में जब किसी सिस्टम पर कोई रिपीटिंग फोर्स लगातार लगता है, तो इस प्रकार
उत्पन्न होने वाला वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशन। यानी कोई फोर्स लगातार लग रहा है, रिपीट कर रहा है, जैसे अभी हमने रोप वाला एग्जांपल दिया, रस्से वाला एग्जांपल दिया, या पुल पर जो लगता है लगातार जो है फोर्सेज लगते हैं ना, तो उसमें वाइब्रेशन होता है, लगातार आते जाते रहते गाड़ी है तो फोर्स बदलता रहता है, तो इससे क्या होता है, उसमें भी वाइब्रेशन होता है। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, चित्र में एक मासलेस, अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस उत्पन्न करता है, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस कह सकते हैं जिसको, टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस उत्पन्न करता है, मतलब ये स्ट्रेस उत्पन्न होने के आधार पर है, ठीक है। तो इसको, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसमें लिखा है चित्र में एक मासलेस, ठीक है, चित्र में एक मासलेस शाफ्ट दिखाया गया जिसका एक सिरा फिक्स तथा दूसरा सिरा, दूसरे सिरे पर हैवी डिस्क लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शाफ्ट है, ठीक है, एक सिरा फिक्स है, दूसरे सिरे पर बहुत हैवी डिस्क लगाया गया, इतना हैवी लगाया गया है कि इसके द्रव्यमान की तुलना में ये जो शाफ्ट है ना, इसका द्रव्यमान नेग्लेजिबल कर सकते हैं आप, नगण्य मान सकते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो यदि शाफ्ट की लंबाई बढ़ाई जाए तथा घटाई जाए जिससे शाफ्ट ऊपर नीचे गति करे, तब शाफ्ट में क्या होता है, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस उत्पन्न होने लगे। जाहिर सी बात है, इसको अगर आप थोड़ा सा खींच दीजिए, ठीक है, खींच देने के बाद छोड़ेंगे तो ऐसे मोशन करने लगा, ठीक है, तो इससे टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेज उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार का वाइब्रेशन क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन कहलाता है। बॉडी के पार्टिकल्स बॉडी के एक्सिस के पैरेलल यानी समांतर गति करते हैं। जैसे क्या है कि बॉडी के पार्टिकल बॉडी के एक्सिस के पैरेलल मतलब गति करेंगे ना, यहाँ से ऐसे जो है पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मोशन कर रहे हैं ऊपर और नीचे, तो इसी के समांतर गति कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसी के समांतर मोशन कर रहे हैं। अब देखते हैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन हो गया, अब देखते हैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में यदि पिछले चित्र में लिए गए शाफ्ट को अल्टरनेटली बेंड किया जाए तो बेंडिंग के कारण जो होगा टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेज उत्पन्न होंगे, ठीक है, और इस प्रकार का वाइब्रेशन ट्रांसवर्स वाइब्रेशन कहलाता है। यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, इसमें बॉडी के पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली एक्सिस के परपेंडिकुलर मोशन करते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है ट्रांसवर्स। परपेंडिकुलर मोशन करते हैं तो ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल मोशन करते हैं तो इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल, मतलब एक्सिस के पैरेलल मोशन करते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसे जो है क्या किया जाए, बेंड किया जाए तो छोड़ा जाए, तो ऐसे जो है ये क्या करने लगेगा, वाइब्रेटरी मोशन करने लगेगा, तो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे जो है मोशन कर रहे हैं पार्टिकल्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब ये होता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पर, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है 90। अब हो गया टार्सनल वाइब्रेशन। तो जब शाफ्ट को ट्विस्ट और क्या किया जाए, ट्विस्ट और अनट्विस्ट बारी बारी से किया जाए तो टार्सनल शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है, और इस प्रकार के वाइब्रेशन को टार्सनल वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको क्या कर रहे हैं हम, ट्विस्ट और अनट्विस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब मरोड़ रहे हैं फिर छोड़ दे रहे हैं, तो मरोड़ रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं तो क्या करेगा, ऐसे मरोड़े आपने, ऐसे आपने मरोड़ा, मान लीजिए इस डायरेक्शन में, ठीक है, मरोड़ा, तो फिर जब छोड़ेंगे तो इनर्शिया के कारण, क्योंकि ये देखिए बहुत हैवी मास है और इसका जो है ये मास जो है बहुत नेग्लेजिबल है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, जरूर आएगा, वापस आएगा, तो फिर इधर से जाया तो फिर इधर से आया, जब छोड़ दिया तो अनट्विस्टिंग हो गया, तो ऐसे, तो इस तरह से क्या हो रहा है, जब इस तरह से वाइब्रेशन होता है तो इसको टार्सनल वाइब्रेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, टार्सनल शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, टार्सनल शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको बता दे रहे हैं सिंपली जल्दी से। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ पे किसी वाइब्रेटरी सिस्टम के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्देशांकों यानी रिक्वायर्ड मिनिमम कोऑर्डिनेट्स की संख्या को वाइब्रेटरी सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं।
ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम मास के लिए यहाँ सब बता दे रहे हैं आपको डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक सिंपल जो है, अगर सिंपल स्प्रिंग मास बैलेंस है तो इसमें जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए एक पैरामीटर एस की जरूरत पड़ेगी, आप बता देंगे। तो इसमें सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें एक थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर दो स्प्रिंग और दो मास लगे हुए हैं तो आपको दो S1 और S2 को बताने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। यहाँ पे दो लगे हुए हैं जैसे पेंडुलम में ही, तो यहाँ पे दो θ1 और θ1 यहाँ पे θ2 निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो इनका भी डबल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। ठीक है, और जब कोई मास जो होता है कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे एक शाफ्ट का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो, उस समय जो वाइब्रेशन होगा तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, क्योंकि हर पार्टिकल का अपना जो है कॉन्फ़िगरेशन होगा। जैसे हर एक पार्टिकल को जब आप देखेंगे तो इसका अपना कॉन्फ़िगरेशन होगा। देखिए स्प्रिंग मास में हम क्या मानते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे हम मान रहे हैं कि स्प्रिंग जो है मासलेस है। स्प्रिंग क्या है, मासलेस है। तो यहाँ पे पार्टिकल की कोई हमको सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही मासलेस मान लेंगे, यहाँ पे पार्टिकल की नहीं, बस यहाँ पे जो इसका सेंटर ऑफ मास है, यानी एक जो मास है, बस एक पार्टिकल से मतलब है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। यहाँ पे कई पार्टिकल हैं क्योंकि ये मास पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब इसका जो वाइब्रेशन होगा, इसमें हर पार्टिकल का क्या होगा, एक जो है आपको कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए एक इक्वेशन देना पड़ेगा। तो इस तरह से कितने हो गए, इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे यहाँ। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, यानी फ्री लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन का नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो किसी वाइब्रेटरी सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी निम्न विधियों से ज्ञात किया जा सकता है। पहला है इक्विलिब्रियम मेथड, यानी संतुलन की विधि। ठीक है, तो इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब कोई वाइब्रेटरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो सभी बलों और मोमेंटम का अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अथवा डी अलम्बार्ट प्रिंसिपल के अनुसार इनर्शिया फोर्सेज और एक्सटर्नल फोर्सेज का अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता ना। डी अलम्बार्ट प्रिंसिपल का सिद्धांत के अनुसार जो भी इनर्शिया फोर्स लगे होंगे और जो उस पर एक्सटर्नली अप्लाइड या जो भी फोर्सेज लगे होंगे, उन सब का रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तो इस आधार पर इक्विलिब्रियम विधि, इक्विलिब्रियम मेथड से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग मास सिस्टम लिया गया है। ठीक है, हमेशा देखिए वाइब्रेशंस को एनालिसिस करने के लिए एक्चुअल का कोई सिस्टम नहीं लिया जाता। मतलब आप मैकेनिकल सिस्टम ले आके उसका एनालिसिस नहीं करते हैं, उसके इक्विवेलेंट आप क्या बनाते हैं, स्प्रिंग मास एक तरह का आप सिस्टम बनाते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं उसका, मतलब मैकेनिकल सिस्टम का बिल्कुल उसी के जैसे बनाते हैं कि सेम मोशन करे, और फिर इसका एनालिसिस करके फिर उस पर अप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए एक स्प्रिंग है इनिशियली जो अपने मतलब न्यूट्रल कंडीशन में, इस पर कोई फोर्स वगैरह नहीं लग रहा है, तो ए पोजीशन पे जैसे ही आपने मास लगाया, किसी भी मास को लगा दिया, अटैच किया, इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो जाएगा डेल्टा, यानी कि थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप ये इसका कहलाएगा बी जो यहाँ पे लिखा गया है, ये कहलाएगा पूरा स्प्रिंग मास सिस्टम का, यानी कि जो वाइब्रेटरी सिस्टम यहाँ पे है इसका मीन पोजीशन ये कहलाएगा। मीन पोजीशन क्या कहलाएगा, ये मीन पोजीशन है पूरा सिस्टम का। यहाँ पर तो ये स्प्रिंग वगैरह हो गया, ये डेल्टा वगैरह, ये तो ये चीजें, ये मीन पोजीशन नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान देना, ये मीन पोजीशन है क्योंकि पूरा सिस्टम ये है, स्प्रिंग और मास दोनों मिला के, केवल अकेले स्प्रिंग जो है वो सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से जैसे ही आपने एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया तो यहाँ से यहाँ चला आया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, इस मीन पोजीशन के अबाउट ये क्या करने लगेगा, टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा, वाइब्रेटरी मोशन करने लगेगा। अब इसका एनालिसिस कैसे करेंगे, तो चित्र ए में एक हेलिकल स्प्रिंग दिखाया गया है जो कि एक रिजिड सपोर्ट से वर्टिकली सस्पेंडेड है। इसका फ्री एंड ए है। यदि फ्री एंड से एक मास m को सस्पेंड किया जाए तो स्प्रिंग डेल्टा डिस्टेंस स्ट्रेच हो जाता है, फैल जाता है, और चित्र बी के अनुसार बी डैश इक्विलिब्रियम पोजीशन बन जाता है। इस प्रकार डेल्टा को m के भार के अधीन स्टैटिक डिफ्लेक्शन कहते हैं। डेल्टा को क्या कहते हैं, m के भार के अधीन, मतलब m भार लगाने के अधीन स्टैटिक डिफ्लेक्शन। अब वो स्टैटिक डिफ्लेक्शन किसके बराबर होगा, तो हम लोग जानते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है अप्लाइड फोर्स।
तो अप्लाइड फोर्स एस इंटू डेल्टा बराबर एम जी, क्योंकि हम पढ़े ना एफ बराबर माइनस के एक्स, ये पढ़े हैं। तो ये माइनस साइन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को दर्शाता है, तो हमें अभी हम साइन की जरूरत नहीं है, हमें हम बस क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बस मैग्नीट्यूड। तो यहाँ के से हमने के की जगह पे हमने एस लिखा है, स्टिफनेस बोलते हैं स्प्रिंग का इसे, ठीक है, या स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, और एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो यही चीज डेल्टा डिस्प्लेसमेंट था वहां पे, और एम फोर्स लग रहा है क्योंकि फोर्स यहाँ पे मास लगा रहे हैं तो एम ही है, ठीक है। तो एस इंटू डेल्टा बराबर एम होगा, ये एक इक्वेशन हो गया, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, आगे काम आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, कह रहा अब यदि मास m को x डिस्टेंस नीचे खींचा जाए तो चित्र सी में हमने देखा, चित्र सी में x डिस्टेंस खींचा, तब मास m पर लगने वाले फोर्सेज क्या होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, जब आपने खींच दिया है तब हम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब इसका जो है फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो इस पे क्या लग रहा है एक है इनर्शिया फोर्स, ठीक है, एक है क्या इनर्शिया फोर्स, जो कि नीचे की जो कि ऊपर की ओर होगा, क्योंकि इनर्शिया फोर्स हमेशा क्या होता है अप्लाइड फोर्स के या डिस्प्लेसमेंट के या जिधर की ओर एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्योंकि हमने याद करिए फाइव जो लिखा था माइनस एम एफ जी था, है ना। माइनस एम एफ जी का मतलब क्या हो गया कि जिधर की ओर एक्सेलरेशन है, यानी जिधर की ओर डिस्प्लेसमेंट है आपका, डिस्प्लेसमेंट जिधर की ओर होगा उधर की ओर ही एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स, तो इनर्शिया फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, एम एक्स डॉट से एक्स डबल डॉट से लिखेंगे, कैसे, क्योंकि एम तो मास है और एक्स डिस्प्लेसमेंट है, अगर तो उसको एक बार अवकलन करेंगे तो वेग मिलेगा, फिर दूसरी बार अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यानी दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये इनर्शिया फोर्स ऊपर की ओर, स्प्रिंग फोर्स भी ऊपर की ओर ही लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग ऊपर की ओर खींचेगा हमेशा, तो एस एक्स स्प्रिंग फोर्स ऊपर की ओर। तो ये दोनों फोर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनर्शिया फोर्स एम एक्स डबल डॉट ऊपर की ओर, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स एस एक्स अपवर्ड, ये भी यही दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो डी एलम्बार्ट प्रिंसिपल के अनुसार इन दोनों का अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो दोनों ऊपर की ओर ही लग रहे हैं, तो दोनों को जोड़ लेंगे, बराबर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो दोनों का साइन में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों ऊपर की ओर लग रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या बन रहा है, एक एसएचएम का इक्वेशन मिल गया, ठीक है। ये बिल्कुल एसएचएम का इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। यदि मास एम को रिलीज कर दिया जाए तो यह मेन पोजीशन के अबाउट क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, और यदि कोई फ्रिक्शन ना हो तो यह ऑसिलेशन होता रहेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे है, ठीक है, क्या कर देते हैं एम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं एम से डिवाइड, तो यहाँ से एम निकल गया, एक्स डबल डॉट प्लस एस एम, क्या बचा, एक्स डबल डॉट प्लस एस अपॉन एम एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, एक एसएचएम का इक्वेशन है, ठीक है। एसएचएम आप पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं तो याद रख लीजिए। तो उपरोक्त इक्वेशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक इक्वेशन है जो कि कुछ इस फॉर्म का होता है, ठीक है। एक्स डबल डॉट ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 के समान है, ठीक है। तो ओमेगा एन जहाँ पे क्या कहलाता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाता है, तो ओमेगा एन क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस अपॉन एम, ठीक है। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो अभी आगे हम लोग दूसरी फ्रीक्वेंसी जो एफ इज इक्वल टू 1/t होता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये ओमेगा एन हो गया आपका अंडर रूट एस अपॉन एम, तो ये हो गया आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकल गया ना, यहाँ पे यही निकालना था हमको, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है। तो अब लिखा है यहाँ पे ओमेगा एन वाइब्रेशन का नेचुरल सर्कुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सर्कुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो ये सर्कुलर फ्रीक्वेंसी है या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन। इस प्रकार वाइब्रेशन का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं ना 2π/t टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो ओमेगा एन है नेचुरल फ्रीक्वेंसी 2π/t हो जाएगा, ठीक है। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π/ओमेगा एन। तो हमारा टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल जो हो जाएगा वो 2π√m/s हो जाएगा यहाँ से फार्मूला से, ठीक है। अब फिर वाइब्रेटिंग सिस्टम का नेचुरल लीनियर फ्रीक्वेंसी जो कि हम लोग जानते हैं ये f इज इक्वल टू 1/t होता है, तो fn इज इक्वल टू 1/t, तो इसी का क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो 2π है तो 1/2π हो जाएगा, और m/s है तो ये हो जाएगा s/m। तो ये क्या है, ये आपका
लीनियर फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है, सर्कुलर या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। तो ओमेगा एन, तो हमारा जो मेन अगर सवाल में पूछता है, जब एग्जाम में सवाल पूछता है तो यही निकालना होता है, नेचुरल लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो गया, ठीक है। ये नोट लिखा क्या है कि जनरली फ्रीक्वेंसी में सर्कुलर तथा लीनियर, ठीक है, वर्ड्स नहीं प्रयोग किए जाते हैं, दोनों सामान्यतः नेचुरल फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन कहे जाते हैं, ठीक है। सर्कुलर लीनियर नहीं कहा जाता है, दोनों को नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ज्यादातर जो सवाल पूछा जाएगा उसमें मतलब एफएन से ही है, ओमेगा एन से नहीं, ठीक है। अब एनर्जी मेथड दूसरा क्या है, एनर्जी मेथड है। पहला क्या था अभी, इक्विलिब्रियम मेथड था, अब दूसरा हो गया एनर्जी मेथड। तो कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। एनर्जी मेथड में क्या होता है, किसी कंजर्वेटिव सिस्टम जिसमें कोई डैम्पिंग न हो में टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, अर्थात काइनेटिक एनर्जी तथा पोटेंशियल एनर्जी का योग नियत रहता है, ठीक है ना। तो स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। देखिए कुछ चीजें, कुछ फोर्सेज हैं जो है कंजर्वेटिव होते हैं, जैसे स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होते हैं, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन्हीं के केस में आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इनके अधीन जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होता है, उन दोनों का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। जिसको हम लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, मैकेनिकल एनर्जी ऊर्जा संरक्षण मतलब सॉरी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसका अगर हम क्या करें, डी डी टी करें, यानी कि डिफरेंशिएशन करें, तो क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, बदलने वाला है नहीं, तो जीरो के बराबर आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो एस एक्स आपको वो याद है तब भी काम चल जाएगा, नहीं तो आपको निकालना होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखिए कोई पोटेंशियल एनर्जी जो होता है स्प्रिंग का, वो हाफ एस एक्स स्क्वायर या फिर हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज किया गया है, या फिर आप कह लीजिए, क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स होता है एक्चुअली में वो लीनियरली वैरी करता है डिस्प्लेसमेंट के। तो जब कोई ऐसा फोर्स हो, ठीक है ना, मतलब ऐसे लीनियरली वैरी करता हुआ फोर्स है, ठीक है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है, तो जो आप इसका क्या बोलते हैं, इसका ग्राफ ही है, इसकी ऊर्जा को बताएगा, यानी इसमें संचित जो ऊर्जा होगा, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसका क्या होगा, हाफ, ठीक है, हाफ आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार x है और f क्या है, फोर्स है। लेकिन यहाँ पे f फोर्स क्या होता है, कि x के बराबर होता है, तो कि x रखेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर, या फिर ऐसे निकालते हैं, देखिए एवरेज फोर्स निकालते हैं, ठीक है। तो मीन फोर्स जो होता है या एवरेज फोर्स क्या होगा, अगर कोई लीनियरली वेरी करता हुआ फोर्स है तो उसका एवरेज फोर्स ऐसे निकलता है, मतलब ऐसे ऐसे बदलता है। देखिए स्प्रिंग फोर्स ऐसे ही बदलता है, डिस्प्लेसमेंट जब बढ़ता है तो उसके लीनियर प्रोपोर्शनल होता है, तभी ये लगता है, ये जान लेना, ठीक है ना। ये नहीं कोई ऐसा फोर्स है तो वहां पे ये लगा दोगे एवरेज फोर्स के लिए इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, नहीं। तो इनिशियल फोर्स यहाँ पे जीरो है और फाइनल फोर्स क्या होगा, एस एक्स के बराबर होगा। अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो एस एक्स के बराबर होगा, अभी हमने बताया। तो जीरो प्लस एस एक्स अपॉन 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का गुणा कर दिया, तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया एस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्स डिस्प्लेसमेंट है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो डॉट कर देंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा, फिर हाफ एम वी स्क्वायर होता ही है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन, अब उसमें पुट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन के बाद कुछ ऐसा मिल जाएगा, फिर वही चीज मिल जाएगा, ओमेगा एन टी और एफ एन सब कुछ सेम उसी तरह से। आगे देखेंगे हम लोग रेले मेथड, ठीक है। आगे हम लोग क्या देखेंगे, रेले मेथड, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो इस मेथड में क्या करते हैं, मीन पोजीशन पर जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है, मीन पोजीशन पे आपका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, और वहीं पे आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे, यानी कि जो एक्सट्रीम पोजीशन था, जहां जिसके लिए हम लोग एम्पलीट्यूड निकालते हैं, जिस पोजीशन के लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो मैक्सिमम होगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो उस आधार पे हम लोग निकालेंगे।
तो मान लीजिए कोई अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, क्योंकि वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इस फार्मूले से हम लिखते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन को लिखते हैं जहाँ पे कैपिटल X क्या है, एम्पलीट्यूड है, ये ओमेगा n क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और t क्या है, टाइम है, ठीक है, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है मीन पोजीशन से, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इसका हम क्या करते हैं, वेलोसिटी निकालने की कोशिश करें, वेलोसिटी निकाले तो क्या होगा, एक बार डाट करेंगे इसका, यानी एक बार अवकलन करेंगे तो कुछ ये मिल जाएगा यहाँ से ये मिल जाएगा, ठीक है। अब x डाट मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा जब ये इसका मान क्या हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, तो ओमेगा एन टी हो जाएगा आपका मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, बराबर होना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम बराबर होना, मतलब दोनों कंजर्व रहते हैं, दोनों का सम, तो वही चीज है मीन पोजीशन पे, क्योंकि कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे कोई भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो ये हो गया हमारा, ये फार्मूला हो गया, तो ये हो गया हमारा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा एन, ठीक है ना सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे ओमेगा एन एक्स रख दिया, ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अभी आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी हाफ एस एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, कैपिटल एक्स है, और ये जो है आपका यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे एक्स होगा टी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी रख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से क्या मिल गया हमारा, फिर से वही फार्मूला मिल जाएगा, ओमेगा एन का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एस अपॉन एम, फिर से वही चीजें चलेंगी, ठीक है। अब देखिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, अब फ्री ट्रांसवर्स वाइब्रेशन का नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ये जो है दिखाया गया है, ठीक है। अभी पीछे के फार्मूले में हर जगह आपके पास क्या है, एस है ना, एस इंटू डेल्टा इज इक्वल टू एम जी है, तो वहां पे आप पुट कर सकते हैं, मतलब एस के जगह पर जहां जहां एस है उसके जगह पर एम जी अपॉन डेल्टा आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका एस न दिया हो तो एम जी अपॉन डेल्टा वहां पे पुट करके आप जो है इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जो पीछे था, जैसे एफ एन इज इक्वल टू क्या था, 1/2 पाई अंडर रूट एस अपॉन एम, है ना। तो एस के जगह पर आप क्या रख सकते हैं, एम जी अपॉन डेल्टा रख सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्चुअली में, एम जी अपॉन डेल्टा इंटू एम, एम से एम कट जाएगा, यानी क्या बच गया 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई डेल्टा, यानी इनिशियल जो है जब मास लगा रहे हैं तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल सेम फार्मूला इसमें भी आएगा, थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग तरीके से, डेल्टा अलग तरीके से लिखा जाएगा, बेंडिंग के कारण जो डेल्टा हो रहा है, डिफ्लेक्शन जिसको हम लोग सिंपली बोलते हैं, उसके कारण होगा। तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन अनुप्रस्थ कंपन में शाफ्ट तथा बीम्स में डिफरेंट टाइप के लोड लगे होते हैं, है ना। शाफ्ट या फिर बीम पर मेनली बात करेंगे, डिफरेंट टाइप के लोड लगे होते हैं। तो मान लीजिए ये लोड अगर कैंटिलीवर बीम की तरह कर रहा है, तो इस पे क्या होगा, लोड लग रहा है, तो बहुत हैवी भार लगा दे रहे हैं, तो कुछ क्या होगा, इनिशियली डिफ्लेक्शन होगा, तो ये डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, डेल्टा हो जा रहा है, ठीक है, जो कि डेल्टा यहाँ पे दिखा रहा है, डेल्टा डिफ्लेक्शन होता है, मान लीजिए क्या होता है, डेल्टा डिफ्लेक्शन होता है, ठीक। तो फिर आगे अब देखिए, अब उसके बाद ये मीन पोजीशन हो जाएगा, मीन पोजीशन से आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, अलग चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे एम वगैरह क्या है, सब कुछ दिया हुआ है। अब देखिए, अब एक्स विस्थापन के पश्चात एम पर लगने वाले बल क्या क्या है, तो वही चीज इनर्शिया फोर्स ऊपर की ओर, और एस एक्स फोर्स जो कि रिस्टोरिंग फोर्स होगा स्टिफनेस के कारण, क्योंकि शाफ्ट का एक स्टिफनेस होगा, शाफ्ट जो है ना उसका एक स्टिफनेस होगा, उसके कारण भी फोर्स लगेगा, वो स्टिफनेस यहाँ एस लिखा है, यहाँ पे शाफ्ट का स्टिफनेस है, ठीक है, वहां पे क्या था, स्प्रिंग का स्टिफनेस था, ठीक है। तो डी एलम्बार्ट प्रिंसिपल के अनुसार फिर से वही चीजें, यहाँ पर वही चीजें, फिर से वही चीज जो पुरानी चीजें चलती आ रही वही चीजें हैं, ठीक है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से mg बराबर डेल्टा इंटू एस हो जाएगा, जहाँ पे डेल्टा आप यहाँ ध्यान रखेंगे, ये स्टैटिक डिफ्लेक्शन है, कौन सा वाला, जब बीम रहता है ऐसे कॉन्टिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम में यहाँ पे मास m लगा हुआ है, तो डिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है ना।
तो उसको आप लोग ये जो सारे फार्मूले होते हैं मॉस में, उससे आपको ले आना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यानी ये डेल्टा वगैरह जो भी है सब रखा गया है, बाकी वही सब चीज़ें हैं जो भी पीछे हम लोग किए हैं, वही सब चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। अब इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, इफेक्ट आर शाफ्ट, ये आपके उतना काम के लिए नहीं है, ठीक है। मीन्स क्योंकि इनर्शिया इफेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, शाफ्ट के या स्प्रिंग के इनर्शिया इफेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको हम उसके मास को हम क्या मान रहे हैं, नेग्लेजिबल मान रहे हैं ना। लेकिन एक्चुअली में क्या नेग्लेजिबल होता है, नहीं होता है, तो उसका भी काउंट होता है, ठीक है। अगर देखना है तो फार्मूला आप देख लीजिए, फार्मूला आपको बस बता दे रहे हैं क्या काउंट होता है तो क्या फार्मूला बनता है, ठीक है। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन में कि देखिए फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है। अगर आपका एम डैश आपका है शाफ्ट के स्प्रिंग का, शाफ्ट का अथवा स्प्रिंग का, जो शाफ्ट ले रहे थे ना हम पीछे, या फिर स्प्रिंग ले रहे हैं, उसका मास अगर एम डैश है तो वो जो है इस तरह से काउंट होगा। अगर नहीं होता, उसको नेग्लेजिबल मानते थे तो क्या होता था, 1/2 पाई अंडर रूट एस अपॉन एम होता। लेकिन अब अगर नेग्लेजिबल नहीं है तो एम डैश अपॉन 3 क्या होगा, इसमें काउंट होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एम डैश अपॉन 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। यानी 1/3 ऑफ दैट मास विल बी एडेड, ठीक है। ये था लॉन्गिट्यूडनल में। लेकिन जब वही ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होगा तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में कितना जोड़ते हैं, 33/1/40 पार्ट जोड़ते हैं उसका मास का, जो भी वो मास है, जो भी आपका स्प्रिंग का मास है या फिर शाफ्ट का मास है, उसका जो है 33/140 पार्ट जोड़ते हैं। उसका यहाँ पे मास है, वहाँ पे उतना पार्ट है, ठीक है। तो ये फार्मूले हो जाते हैं। अब ये ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट लोड्स, ये आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कहें तो ठीक है, ये नहीं है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स फ्री वाइब्रेशन ऑफ ए शाफ्ट ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट लोड, कई पॉइंट लोड लगे हों तब जो है कैसे निकालते हैं, तो ये सब आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री टार्सनल वाइब्रेशन। अगर टार्सनल वाइब्रेशन हो रहा हो तब उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, माना एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन क्या तथा एल लंबाई का एक शाफ्ट एक एंड पर, ठीक है, एक एंड पर फिक्स्ड है, चित्र में देखें तथा दूसरे एंड पर एक डिस्क लगा हुआ है। यहाँ पे एक डिस्क लगा हुआ, वो एल लंबाई का शाफ्ट ऐसे फिक्स है। यदि डिस्क को एक ट्विस्ट उसके वर्टिकल एक्सिस के परितः देते हैं, ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं, तब छोड़ने पर, रिलीज करने पर शाफ्ट पर वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या होता है, ऑसिलेट, या वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट करना शुरू कर देता है या वाइब्रेट करने लगता है, जिसे टॉर्सनल वाइब्रेशन कहते हैं। मान लीजिए थीटा किसी इंस्टेंट पर डिस्क का इक्विलिब्रियम पोजीशन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि कोई अगर पॉइंट अगर आप यहाँ पे चूज कर लेते हैं, क्या होगा, एक मीन पोजीशन होगा, मान लीजिए ये मीन पोजीशन है, ठीक है, ये मतलब लाइन हम चूज करते हैं, और जब आपने रोटेशन दे दिया तो ये ही लाइन यहाँ पे आ गई, ठीक है ना, यानी इतना थीटा जो है मरोड़ उसमें आ गया है। उसके बाद क्यू क्या है, शाफ्ट का टार्सनल स्टिफनेस है। क्यू क्या है, शाफ्ट का टार्सनल स्टिफनेस, ठीक है, जो कि इस तरह से दिया जाएगा, जी जे अपॉन एल से दिया जाएगा। पर रेडियन ट्विस्ट के लिए आवश्यक टार्क को ही क्या बोलते हैं, स्टिफनेस बोलते हैं, पर रेडियन, ठीक है ना। ट्विस्ट के लिए आवश्यक जो टार्क लगेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिफनेस। जैसे आपका सिंपली स्टिफनेस जो होता है स्प्रिंग में, वो होता है पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, स्टिफनेस। उसी तरह से ये पर रेडियन, देखिए क्या होता है एक्चुअली में, टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ अपान आर इज इक्वल टू जी थीटा अपान एल, ये होता है। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करिए, तो टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। अब क्या हो गया, पर रेडियन के लिए तो टी बाई थीटा कर लेंगे, इसको थीटा कर लीजिए, तो जी जे अपॉन एल, यानी ये टार्क है और ये क्या है, रेडियन है, तो पर रेडियन, ठीक है ना, टी बाई थीटा आ रहा है, जैसे एफ बाई एक्स आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टार्सनल स्टिफनेस बोलते हैं, क्यू। तो जी जे अपॉन एल होगा आपका टॉर्सनल स्टिफनेस।
जी जे जहाँ पर है आप लोग जानते हैं, ये तो इतना पढ़े हुए हैं, ठीक है। उसमें मशीन डिजाइन में भी पढ़े हुए हैं, मॉस में भी पढ़े हुए हैं। जी जे क्या है? एट एनी इंस्टेंट डिस्क पर लगने वाला टॉर्क निम्न है। इनर्शिया फोर्स, एक तो कौन कौन से टार्क है? इनर्शिया टॉर्क लगेगा, ठीक है, और रिस्टोरिंग टार्क लगेगा जो कि स्प्रिंग टॉर्क होगा, जो कि स्टिफनेस के कारण आएगा। तो बिल्कुल सेम एनालॉजी है, वही चीज वहां पे, बशर्ते हमारा देखिए एनालॉजी से आप समझ सकते हैं वहां पे क्या होता था, इनर्शिया फोर्स होता था यानी एम एक्स डबल डॉट होता था। यहाँ पे क्या होगा, इनर्शिया टॉर्क होगा यानी आई थीटा डबल डॉट होगा, ठीक है ना। आई जो होगा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, और थीटा डबल डॉट, ये आई मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ध्यान देना, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं। और जो उधर एस एक्स था हमारा, वही क्या हो गया, माइनस थीटा। अब माइनस में इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया है, ठीक है ना। जो भी होता है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इनर्शिया टार्क भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, रिस्टोरिंग टार्क भी क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी थीटा जिधर की ओर होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में दोनों बल लगेंगे, इसीलिए माइनस में लिखा है। क्योंकि यहाँ अपवर्ड डाउनवर्ड हमने नहीं लिखा है, या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखा है। जैसे उसमें लिखते थे तो साइन को हटा दे रहे थे, अपवर्ड लिख रहे थे तो हमको पता था ऊपर की ओर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट आपका नीचे की ओर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अपवर्ड लिखने से हमारा साइन हट जाता था, अगर अपवर्ड न लिखते तो वहां पे माइनस लिखते, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर वही चीज। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन ये बताते हैं कि अपोजिट दिशा में, ये वही चीज बताया। अब डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल से इन दोनों का सम क्या होगा, 0 के बराबर होगा, तो बात वही आई फाइनली, ठीक है। फिर से एसएचएम का इक्वेशन बना, क्यू बाई आई आया, तो ओमेगा एन क्या हो गया, क्यू बाई आई के बराबर हो गया। क्यू का मान रख दीजिए, जी जे अपान एल। आई को क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एम के स्क्वायर लिख दीजिए। तो इस तरह से क्या हो गया, फाइनली आपका जी जे अपान एल एम के स्क्वायर आपका क्या बन गया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है, जो कि सर्कुलर वाला। अब यहाँ से टाइम पीरियड आवर्तकाल निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग पहले निकालते थे, बिल्कुल वही फार्मूला है। एफ एन निकाल लेंगे, ठीक है, जैसे वही पहले निकालते थे वही फार्मूला है। अब फ्री डैम्प वाइब्रेशन या फिर विस्कस डैम्पिंग भी बोलते हैं इसको, देखते हैं हम लोग। देखते हैं लोग, फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन या फिर विस्कस डैम्पिंग बोलते हैं, यानी स्वतंत्र अवमंदित कंपन या फिर स्यानव। यानी स्वतंत्र अवमंदित कंपन का मतलब, फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन का मतलब है इस पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। एक तो फ्री वाइब्रेशन है, यानी एक बार फोर्स लगा दिए गए फिर हटा दिए गए, लेकिन एनर्जी डिसिपेशन हो रहा है। बाहर से फोर्स तो नहीं लग रहा है, लेकिन एक बार जब, जैसे पेंडुलम वाला आप एग्जांपल ले सकते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। पेंडुलम को एक बार लगा के छोड़ दीजिए तो उसको फ्री वाइब्रेशन है, नेचुरल वाइब्रेशन बोलते हैं। लेकिन जब एयर रेजिस्टेंस के कारण वो धीरे 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 डाउन होने लगता है, मतलब रुकने लगता है, उसका एम्पलीट्यूड कम होने लगता है और फाइनली रेस्ट में आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्पिंग बोलते हैं, ठीक है ना। डैम्पिंग एक्शन हो रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो यहाँ पे वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है, पूरा का पूरा। अब एनालिसिस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एनालिसिस में क्या करते हैं एक्चुअली में, देखिए ऐसे मैकेनिकल सिस्टम बनाते हैं। यहाँ पे मास है, मास तो है, और स्प्रिंग के साथ स्प्रिंग मास सिस्टम है, और साथ में एक क्या लगा है, डैम्पर लगा हुआ है। डैम्पर में क्या होता है, यहाँ पे एक विस्कस फ्लूइड होता है, ठीक है, एक फ्लूइड होता है जो विस्कोसिटी जिसके पास होता है, वो क्या करता है, वही जो है इसको रोकने का प्रयास करता है। मीन्स कहने का मतलब नेचुरली, देखिए ये हम डिजाइन करते हैं, एक सिस्टम अपने लिए बनाते हैं एनालिसिस के लिए। एक्चुअल में मशीन में ऐसे थोड़ी होगा, मशीन ऐसे नहीं होगा। वही आपको बताया ना कि वाइब्रेशन को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं एक्चुअली में, हम खुद जो है मैकेनिकल सिस्टम के इक्वलेंट कोई सिस्टम डिजाइन करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं करते हैं, जो एक्चुअल मशीन है उसको लाके नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है रहेगा, डैम्पर रहेगा, ये मीन पोजीशन है, तो इस पर लगने वाले फोर्सेज क्या हो जाएंगे, देखिए ऊपर की ओर जो है स्प्रिंग फोर्स लगेगा, एस एक्स लिख दिया, यहाँ पे एस एक्स लिखा हुआ है। ये इनर्शिया फोर्स लगाया गया, इनर्शिया फोर्स इधर की ओर, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन इधर की ओर होगा। और डैम्पिंग के कारण जो फोर्स होता है वो जो होता है कुछ ये रिलेशन होता है, ठीक है, सी एक्स डॉट, यानी कि कहने का मतलब एक डैम्पिंग कोफिशियंट है या डैम्पिंग कांस्टेंट है, ये एफ बराबर ए होता है, और एक्स डॉट क्या है, एक क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका डैम्पिंग फोर्स, कहने का मतलब इसको डैम्पिंग कोफिशिएंट
बोलते हैं, ठीक है, जो कि फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी होता है, सी को, ठीक। अब देखिए डीएलम्बार्ट प्रिंसिपल से जब यहाँ पे लगाएंगे तो कौन कौन से फोर्सेज लग रहे थे, तो एम एक्स डबल डॉट ऊपर की ओर ही लग रहा था, इनर्शिया फोर्स, ठीक है, और आपका डैम्पिंग फोर्स भी ऊपर की ओर ही लग रहा था, और एस एक्स भी, स्प्रिंग फोर्स भी ऊपर की ओर ही लग रहा था। तो तीनों ऊपर की ओर लग रहे हैं, तो तीनों का जोड़ क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तीनों को क्या कर दिया, ऐसे जो है जब m से डिवाइड कर दिया तो कुछ ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब उपरोक्त इक्वेशन को सॉल्यूशन निम्न कंडीशन हो सकते हैं इसके सॉल्यूशन के, एक्चुअली में क्या हो गया, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है। इसको सॉल्व करना आसान नहीं है, मीन्स आप सॉल्व किए होंगे हालांकि मैथ्स में, ठीक है, सी आई और पी आई मान के पी पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ और पी आई मान के जो आप करते थे, याद करिए, डबल सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या है एक्चुअली में, अभी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख दे रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। क्या है ये, डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन एम डी एक्स अपॉन डी टी और प्लस एस एम एक्स इज इक्वल टू 0। अब बताइए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही चीजें यूज करेंगे। तो ये अभी आपको यहाँ पे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कठिन है ये सॉल्व करना, तो कठिन है ही, मैथ्स में आप पढ़े होंगे थर्ड वाले मैथ में, ठीक है ना, कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल कुछ याद आ रहा है, ऐसे करते थे, ये ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे हम नहीं जाएंगे, देखिए कंडीशन डायरेक्ट फाइनली आते हैं। तो ये कंडीशन हो सकता है एस एम इज ग्रेटर देन सी बाई 2m का स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं अंडर डैम्पिंग या स्मॉल डैम्पिंग कंडीशन में है, ठीक है। और अगर एस एम बराबर सी एम बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग कंडीशन है, ठीक है। अगर ये कम है, छोटा है इससे, तो इसको बोलते हैं ओवर या लार्ज डैम्पिंग में है, ठीक है। तो अब स्मॉल डैम्पिंग में क्या होता है, स्मॉल डैम्पिंग में जो है आपका वाइब्रेशन धीरे धीरे रुकता है। स्मॉल डैम्पिंग में कुछ ऐसा है, मान लीजिए ये आपका टाइम, यहाँ पे टाइम एक्सिस दिया है और ये आपका वाइब्रेशन मतलब ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, तो आपका मैग्नीट्यूड ऐसे रहेगा, ठीक है, और धीरे 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 जो है आपका कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी फाइनली डैम्पिंग खत्म हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्मॉल डैम्पिंग या अंडर डैम्पिंग, मतलब ऐसे जो है वाइब्रेशन आपका धीरे धीरे कम होगा और खत्म होगा, कब, जब ये कंडीशन हो, उपरोक्त इक्वेशन के लिए, जो ऊपर इक्वेशन था उसके लिए s बाई एम इज ग्रेटर देन c बाई 2m का स्क्वायर हो। तो ये इक्वेशन देखिए, c बाई एम है, s बाई एम आपको पता है, तो s बाई एम अगर ज्यादा होगा इक्वेशन में c बाई 2m के होल स्क्वायर से, तो उस समय जो आपका जो है डैम्पिंग होगा कुछ इस तरह से होगा, धीरे धीरे स्मॉल डैम्पिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद धीरे धीरे घटता है, फाइनली एंड हो जाता है। उसके बाद है क्रिटिकल डैम्पिंग। तो इस कंडीशन में जो डैम्प्ड वाइब्रेशन होता है, अभी स्मॉल डैम्पिंग में ही बात कर रहे हैं, स्मॉल या फिर स्मॉल या आप स्लो, इसको स्मॉल डैम्पिंग या अंडर डैम्पिंग बोलते हैं, अंडर डैम्पिंग कंडीशन में या स्मॉल डैम्पिंग बोलते हैं। तो इसमें टाइम पीरियड का ये फार्मूला होता है, टाइम पीरियड जो होता है, ठीक है, डैम्पिंग टाइम पीरियड है, डैम्पिंग ये देखिए मतलब जो आपका यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा है, ये है टी डी, ठीक है, यहाँ पे टाइम एक्सिस दिखाया गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया, तो टी डी ये है 2 पाई अपान ओमेगा, 2 पाई अपान ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे ऐसे लिखेंगे अंडर रूट एस एम माइनस सी बाई 2m का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस फार्मूले से हमारा क्या होता है, ये हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार आगे देखते हैं, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1 बाई टी डी होगा, यानी डैम्पिंग वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा ये कुछ ऐसा होगा, सिंपल सी बात। लेकिन जब दूसरा कंडीशन आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग। अब क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, क्रिटिकल डैम्पिंग में अचानक से बहुत कम समय, मान लीजिए टाइम है, ठीक है, यहाँ पे शुरू में इतना मान लीजिए एम्पलीट्यूड था, तो अचानक से तुरंत क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब बहुत कम समय लेगा और तुरंत क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मीन्स अचानक से पूरा वाइब्रेशन खत्म हो जाता है, ठीक है ना, पूरा वाइब्रेशन अचानक से रुक जाता है। कौन से कंडीशन में, अगर s बाई एम बराबर c बाई 2m का होल स्क्वायर हो तो
मतलब यहाँ से यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, अचानक से मैग्नीट्यूड मीन पोजीशन पे अचानक से आ जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी ऐसे एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो फटाक से जो होता है क्या होता है, आपका वाइब्रेशन रुक जाता है बहुत कम समय में, बहुत जल्दी ही, ठीक है। तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं अधिकतर, ठीक है ना, अधिकतर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें क्या किया जाता है, उनमें पॉइंटर द्वारा तुरंत मेजरमेंट देने के लिए क्या किया जाता है, क्रिटिकल डैम्पिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, क्रिटिकल डैम्पिंग की आवश्यकता होती है। क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए ये रिलेशन है एस बाई एम इज इक्वल टू सी बाई 2m का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी कुछ ये हो जाएगा और 2πNF वगैरह जो फार्मूले कुछ ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं सभी फार्मूले। अब देखिए अंडर डैम्पिंग में क्या होता है, तो अंडर डैम्पिंग में कभी भी ये अंडर डैम्पिंग ओवर डैम्पिंग कंडीशन में, लार्ज या ओवर डैम्पिंग कंडीशन में ऐसे कुछ होता है। यहाँ पे वाइब्रेशन है, मतलब मान लीजिए मैग्नीट्यूड है, तो वाइब्रेशन जो है खत्म नहीं होगा, ठीक है, ये जाता रहेगा इनफाइनाइट तक, बहुत लंबे समय तक जाके खत्म होता है। तो ये अचानक से हो जाता है लेकिन अभी भी उसमें वाइब्रेशन बना रहता है, ठीक है ना, और वो भी वाइब्रेशन जो है लो नहीं होता, मतलब ऊपर नीचे नहीं होगा, एक ही वाइब्रेशन ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर वो बना रहेगा, देर तक बना रहेगा, ठीक है। उसके बाद बहुत देर के बाद जो है एंड होता है, ठीक है। तो इस तरह का डैम्पिंग जो है अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये क्या ऐसे जूम आया रुका और फिर वहां पर वाइब्रेशन उसका हो ही रहा है, ठीक है ना, वो वाइब्रेशन कर ही रहा है, वाइब्रेशन में है ही, वाइब्रेशन में है, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे जो है वाइब्रेशन में है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन नहीं हो रहा लेकिन फिर भी वाइब्रेशन में है, तो इसको हम लोग अवॉइड करते हैं, इस ओवर डैम्पिंग को, ठीक है, लार्ज डैम्पिंग को, और बहुत समय लेता है। तो क्रिटिकल डैम्पिंग किया जाता है जब अगर जरूरत हो तुरंत के लिए, तो या फिर तो उस कंडीशन को फॉलो कराया जाता है इक्वेशन में जो अभी देखा, एस बाई एम इज इक्वल टू सी बाई 2m का होल स्क्वायर। और अगर जो है आपको अंडर डैम्पिंग करना है यानी स्मॉल डैम्पिंग, तो धीरे धीरे डैम्पिंग मतलब धीरे धीरे वाइब्रेशन को खत्म किया जाता है। तो धीरे धीरे वाइब्रेशन को खत्म करने के लिए वो फार्मूला था एस बाई एम इज ग्रेटर देन सी बाई 2m का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो फोर्स्ड वाइब्रेशन और ज्यादा खतरनाक हो जाता है सॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव में। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो फोर्स वाइब्रेशन में क्या है कि एक्चुअली में फोर्स एक बाहर से एक हार्मोनिक फोर्स भी लगेगा, पीरियोडिक फोर्स भी लगेगा, जो आपको बताए हैं, ठीक है ना, आपको बता दिए इसके बारे में। अब इसका मेनली क्या है, सॉल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक सिस्टम बनाया गया है, ठीक है, एक वाइब्रेटरी सिस्टम बनाया गया है जिसमें डैम्पिंग भी है, ठीक है, और आपका फोर्स लग रहा है। देखिए फोर्स यहाँ पे एक जो है इसमें जो है फोर्स लग रहा है एफ नॉट कॉस ओमेगा टी, क्योंकि जो आपका वाइब्रेटिंग फोर्स होता है वो क्या होता है, एस एच एम इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। तो एस एच एम का इक्वेशन कुछ ऐसा देखते हैं, पीरियोडिक फोर्स है, इसको पीरियोडिक फोर्स भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम वही चीजें हैं, बशर्ते क्या हो जाएगा, एक एफ नॉट कॉस ओमेगा टी एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स आ जाएगा, ठीक है ना, ये नीचे की ओर होगा। देखिए लंबार्ड प्रिंसिपल के अनुसार जो पीछे वाला सेम वही है, बस एक ये आ गया जो कि नीचे की ओर, बाकी सब ऊपर की ओर, तो इनको इसको नेगेटिव ले लिया और उधर भेज दिया तो ये पॉजिटिव ऐसे हो गया। तो ये इक्वेशन बन जाता। उसमें क्या था, ये राइट हैंड साइड जीरो था, इसमें राइट हैंड साइड जीरो नहीं होगा। आप यहाँ पे कॉस ओमेगा टी के जगह पर साइन ओमेगा टी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, दोनों फोर्सेज वैलिड हैं, ठीक है। लेकिन आपके बुक में कॉस ओमेगा टी दिया है तो इसी को हम लेके चल रहे हैं इसीलिए। तो कुछ एजम्पशन के साथ उपरोक्त समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे सॉल्यूशन निकालेंगे, x इज इक्वल टू पहला सॉल्यूशन एफ नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस 5 अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस इतना, ठीक है ना, जो कि स्टेडी स्टेट फोर्स वाइब्रेशन है। स्टेडी स्टेट में एकदम मतलब स्टेडी वाइब्रेशन हो रहा है, फोर्स वाइब्रेशन एकदम स्टेडी है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जहाँ पे फाई वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, आपके फाई को कैसे लिखा जाएगा, जो आपका इक्वेशन में फाई आ रहा है वो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए फोर्स्ड वाइब्रेशन जो है वही बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है, हम कहेंगे कि डैम्प्ड वाइब्रेशन तक पढ़िए, फोर्स्ड वाइब्रेशन वही बच्चे पढ़ेंगे जिनका बहुत अच्छे से तैयार है, ठीक है ना, वही इसको रिवाइज करेंगे, जिनका बहुत अच्छे से तैयार नहीं है वो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे फाई tan इनवर्स फाई इतना होता है, ठीक है, और ये सब चीजें हैं आप लोग निकाल सकते हैं, जो भी चीजें यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई हैं, ठीक है। अब जो एम्पलीट्यूड होता है उसका, जो फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड होता है वो इस फार्मूले से निकाला जाता है,
ठीक है, एफ नॉट अपान अंडर रूट सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है कि फ्री वाइब्रेशन या विदाउट डैम्पिंग वाइब्रेशन, अगर डैम्पिंग ना हो रहा, डैम्पिंग खत्म, मतलब डैम्पिंग हो ही ना, तो उस समय क्या हो जाएगा, ओमेगा एन हो जाएगा, क्योंकि वहां से क्या हो जाएगा, डैम्पिंग मतलब सी वाला पूरा ये खत्म ही हो जाएगा, सी का कोई रोल ही नहीं रहेगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड इस फार्मूले से दिया जाएगा, आयाम वाइब्रेशन का आयाम है, ये ध्यान देना, ये वाइब्रेशन का आयाम है, मतलब बाहर से बल लगाने पर, बल लगाने के कारण कितना वाइब्रेशन जो है उत्पन्न हो रहा है, उसका आयाम है, ये ध्यान से समझना। तीसरा है रेजोनेंस कंडीशन हो सकता है, तो रेजोनेंस कंडीशन में हमने बताया कि जो फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा क्या है, अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा क्या है, जो बाहर से अप्लाई किया गया फोर्स है, और ये क्या है, सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब दोनों बराबर हो जाए तो जब देखिए दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, जीरो के बराबर, तो ये जो एम्पलीट्यूड होगा उसका मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट के बराबर, यानी बहुत ज्यादा जो है आपका क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में फेज डिफरेंस फाई का मान 90 डिग्री होता है, और कुछ ऐसा कुछ न्यूट्रलाइज करके ये सब इक्वेशन आ जाते हैं। ठीक है, और ये फार्मूला बन जाता है, और जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इस तरह से दिया जाता है। ठीक है, अब कुछ ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप लोग किसी भी बुक से कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या है कि मशीनों में कंपन उपजने के कारण क्या है और उनके हानिकारक प्रभाव और बचाव, क्योंकि जब देखिए थ्योरी आएगा तो यही सब ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं, तो ये सब चीजें आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप बता दिए हैं, ठीक है, आपको आप पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको समझने में आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक बार वाइब्रेशन को समझ गए तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी को आप लिख के आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई बुक है तो उससे पढ़ सकते हैं। अब दूसरा एक और टॉपिक है कि हानिकारक प्रभाव क्या है वाइब्रेशन के। ठीक है, और मशीन में क्या हानिकारक प्रभाव है, मशीन पर कंपनों के क्या हानिकारक प्रभाव हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, और उनके मतलब हानिकारक प्रभाव से बचने के क्या क्या रेमेडीज है, यानी बचाव क्या है, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें। ठीक है, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, तो इनको जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि थ्योरी जब पूछेगा तो ये ज्यादा पूछता है। ठीक, तो बस आपका जो है यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है, ये आपका चैप्टर एंड हो जाता है, तो आप लोग अब अच्छे से एग्जाम देंगे, रिवीजन आपका हो गया है। ठीक है, 8वें चैप्टर का रिवीजन हम करा दिए हैं, थ्योरी ऑफ मशीन में भी। तो बस अब दीजिए मुझे इजाज़त, धन्यवाद।